ओके, आप अपना डाउट क्या है एक बार अच्छे से बताइए हर्ष, ताकि सबको समझ में आए। ये सर स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी करना। हाँ देखो, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि हर्ष का क्वेश्चन है कि स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू डोरमेंसी कैसे ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। फिर इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन से चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उससे डोरमेंसी ब्रेक होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि भैया स्ट्रेटिफिकेशन से चिलिंग रिक्वायरमेंट कैसे फुल होती है, या चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से डोरमेंसी कैसे टूटती है। अभी हमारा मेन क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आके फंस रहा है कि नहीं। तो एक यस छोटा सा चीज को पहले आप सब लोग समझिए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इसका प्लांट को समझेंगे ना तो ज्यादा समझ में, अगर आज नहीं तो कल इसको समझ नहीं है तो क्यों ना इसको अभी ही समझ लें, तो बाद में मुझे भी दिक्कत कम होगी और आप लोगों को भी। देखो, किसी भी क्रॉप में डोरमेंसी या कोई भी प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है ना, वो क्यों पैदा होता है। एक बात बताओ, ठंड में, गर्मी के मौसम में आप कूलर लगाते हो, ठंड में क्यों नहीं लगाते। क्या जरूरत है गर्मी के मौसम में कूलर लगाने की, बताओ। सर गर्मी में सर, टेम्परेचर बॉडी ज्यादा होता है। टेम्परेचर मेंटेन करना। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए आप एडिशनल खर्चा करके कूलर लगाते हो। ठंड के मौसम में आप कंबल खरीद के लाते हो, स्वेटर खरीद के लाते हो, क्यों। टेम्परेचर कम होता है सर। टेम्परेचर कम होता है तो आपको हीट की जरूरत होती है। उसी प्रकार से पौधा भी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल, गर्मी के मौसम में पौधा पत्ती क्यों झड़ाता है। वाटर स्ट्रेस से बचने के सर लिए। लो वाटर स्ट्रेस टेम्परेचर। से बचने के लिए। और ठंड के मौसम में पत्ती क्यों झड़ाता है। लो टेम्परेचर। फ्रॉस्ट से लो बचने के लिए। टेम्परेचर से बचने के लिए। अब देखो, ठंड के मौसम में पत्ती झड़ाता है और गर्मी के मौसम में पत्ती झड़ाता है, तो पौधा कौन से स्टेट में जाता है। डोरमेंट। डोरमेंट। डोरमेंसी। ठीक है, अब समझिए, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह है ये ना कौन से क्रॉप में होता है। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, और ये जितने भी आपके कौन से क्रॉप्स हैं, टेम्परेट क्रॉप्स हैं। इन सब में अपन क्या करते हैं, जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, जनरली हम स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है उस चीज को समझिए। अब आप बताओ, ये जितने भी एप्पल, पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट है, इनका हम ईयर कैलेंडर लेते हैं। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया 12 महीना। आप बताओ जनवरी फरवरी में ये पौधे कौन से स्टेज में होते हैं। डोरमेंट। तो यहाँ पे ये क्या है, डोरमेंट है। फिर मार्च अप्रैल मई जून में क्या आता है, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग। जनरली फ्रूटिंग कब आती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आती है। यस सर। यस सर। ठीक है, और लगभग अक्टूबर के मिड से लेके नवंबर दिसंबर में क्या आती है, डोरमेंसी। अक्टूबर से लेके, अब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक क्या है, डोरमेंसी। मार्च फरवरी, ये फरवरी मिड से लेके जून तक क्या है आपकी, फ्लावरिंग। और वहीं पे जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में इसमें क्या आती है, हार्वेस्टिंग। यहां तक का चीज सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। अब आप लोग एक चीज सोचिए, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में आ रही है क्या, फ्रूटिंग, क्या आ गई, फ्रूटिंग। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या आ गई आपकी, डोरमेंसी। तो ये जो डोरमेंसी जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आया है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है डोरमेंसी का। विंटर स्ट्रेस। सर विंटर विंटर स्ट्रेस, फ्रॉस्ट से बचने के लिए। है ना, विंटर स्ट्रेस, या फिर क्या कह सकते हैं, इस समय फ्रॉस्ट गिरता है, यानी कि टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब एक बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस से जब पौधा नीचे चला जाता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर डोरमेंसी ले आता है, ताकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर या इस पर्टिकुलर कंडीशन से पौधा बच सके। अब इससे बचने के लिए वो क्या करता है, पत्तियों को झड़ा देता है और वो डोरमेंट हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी भर, पूरा इस पूरे महीने, क्या पूरे महीने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है क्या। नो सर। नो सर। नहीं, बीच बीच में 15 दिन 20 दिन के लिए टेम्परेचर नॉर्मल भी होता है ना, फिर उसके बाद 15 20 दिन लो टेम्परेचर चला जाता है, फिर नॉर्मल होता है, ये चीज होती है कि यस नहीं। सर। यस सर। तो अगर बीच में टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो पौधा ये सोच सकता है कि अरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, चलो अब ग्रोथ करते हैं, ये सोच सकता है पौधा।
यस सर। Yes, sir. है ना। तो यही सोच के साथ अगर वो ग्रोथ कर दिया तो फिर से अगर अगले 15-20 दिन बाद अगर फ्रॉस्ट गिरा तो पौधा तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर, हो तो जाएगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए पौधा क्या करता है? डोरमेंसी लगा देता है। क्या करता है? सर डॉर्मेंसी में ही रहता है। डोरमेंसी स्टेज में आ जाता है तो डोरमेंसी को वो पूरा नहीं करता है। आप लोग को याद है ना कि अगर वो बीच में नॉर्मल कंडीशन आया तो पौधे को तो लगेगा नॉर्मल हो गया, इसलिए उसको शुरू से ये सिखाया जाता है कि जब तक आपका 1000 घंटा या 500 घंटा चिलिंग रिक्वायरमेंट का पूरा मत हो तब तक आप जो है अपनी डोरमेंसी मत तोड़ना। याद है ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़े थे, यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना। Yes, sir. इसीलिए पौधे में डोरमेंसी चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट की डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पता चला 15 दिन ठंड पड़ा, पौधे को लगा बस ठंड का सीजन चला गया, गर्मी आ गया और वो ग्रोथ कर दिया, फिर ठंड पड़ा तो मर जाएगा वो। लेकिन 15 दिन की ठंड में 1000 घंटे का चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता, तो वो फिर और ठंड आने का इंतजार करेगा और इस तरीके से वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक अपने आप को बचाता है। तो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट का मेन उद्देश्य क्या है कि भैया ठंड में जो फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट होते हैं, बीच बीच में वार्म क्लाइमेट आ जाता है, उससे वो बच जाए। समझ में आ रहा है। तो जब चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होगा तभी जाके फरवरी मार्च में उसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि फरवरी मार्च में एक साधारणतः यह देखा गया है कि फरवरी मार्च के बाद फ्रॉस्ट नहीं गिरता, फिर भी गिर गया तो अब वो तो लॉस है, उसको तो अपन नहीं रोक सकते। पर फरवरी मार्च में लगभग फ्रॉस्ट गिरना बंद हो जाता है, इसलिए पौधा जो है फरवरी मार्च में अपना ग्रोथ चालू कर देता है। और उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट हर क्रॉप का ऐसा सेट है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो ओरिजिनेट हुआ है उस एरिया में जितने दिन तक ठंड पड़ती है उसी के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से उस पौधे का चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके से पौधा जो है अक्टूबर से फरवरी तक अपने आप को बचा लेता है। यहाँ तक का चीज समझ में आया सब लोगों को? ये तो रिवीजन हो रहा है। यस सर। अब एक बात बताओ, मान के चलो अगस्त सितंबर, मेनली तो सितंबर अक्टूबर में ही होता है हार्वेस्ट, मान के चलो सितंबर अक्टूबर या अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर इस 3 मौसम में फ्रूट हार्वेस्ट हुआ। अब फ्रूट हार्वेस्ट तो हम करते हैं ना, और ये कितने साल से कर रहे हैं? 100, 200, 500, 1000 साल से। एप्पल और ये सब तो कई हजारों साल से है ना। जब इंसान हार्वेस्ट नहीं करता था तभी ये एप्पल था, तब इंसान नहीं जानवर खाता था। अब अगस्त के महीने में फ्रूट नीचे गिरा जमीन में, सितंबर के महीने में भी गिरा, अक्टूबर के महीने में भी गिरा। अगस्त के महीने में फ्रूट नीचे गिरा, हो सकता है गैया खा गई, इंसान खा गया, या कोई जानवर खा गया, या सड़ गल गया। बचेगा क्या? केवल सीड। बचेगा। यस सर। यहां पे भी क्या बचेगा? सीड। यहां भी क्या बचेगा? सीड। इतने सारे सीड आपके, अगस्त महीने का सीड, सितंबर महीने का सीड, अक्टूबर महीने का सीड। अब अगस्त में कोई कोई फ्रॉस्ट गिर रहा है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। सितंबर में गिर रहा है? No, sir. सितंबर में अक्टूबर के स्टार्टिंग या उतना मिड में नहीं। गिर रहा है क्या? यस सर, उसमें गिरेगा। नो सर। इसमें भी लगभग मिड तक नहीं गिरता है, ऑन एन एवरेज अक्टूबर के एंड में ही गिरता है। ठीक है, तो मान के चलो जिस समय तक आपकी फ्रूटिंग होती है उस समय तक पाला नहीं गिरता है। ठीक है, अब ये तीनों ही केस में फ्रॉस्ट नहीं गिर रहा है तो क्या पौधा डोरमेंसी में जाएगा? सीड जो है नहीं नो जाएगा। सर। sir. तो क्या होगा? ये तीनों सीड क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। अब ये सीड हुआ जर्मिनेट। इतना बड़ा जर्मिनेशन किस में आया? अगस्त वाले सीड में। अगस्त वाला सीड कितने महीने का हो गया? 2 महीने का। सितंबर वाले का सीड थोड़ा सा छोटा, कितने महीने का? 1 महीने का। और अक्टूबर वाला जस्ट अभी निकल रहा है, ये कितने दिन का मान लेते हैं? 15 दिन का। अब ये 3 महीने का है, ये 2 महीने का है, ये 15 महीने का है, 15 दिन का है। अब आ गया महीना नवंबर का और दिसंबर का। नवंबर और दिसंबर में जिन एरियाज में ये रहते हैं वहां क्या गिरेगा? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट गिरेगा। फ्रॉस्ट। अब एक बात बताओ, ये फ्रॉस्ट को झेलने लायक स्थिति में ये तीनों पौधे होंगे क्या? No, sir. नो सर। No, तो sir. मान के चलो चलो ठंड आया करके पत्ती झड़ा भी देगा तो भी ये इतना स्ट्रांग होगा कि ये ठंड को झेल पाएगा? नो सर। No, नो sir. सर। No, sir. नहीं झेल पाएंगे। और ये पौधे अगर जर्मिनेट कर गए तो ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हो जाएंगे। यस। अब एक बात बताओ, एक चिड़िया भी जब अंडा देती है ना, या एक सांप भी अपना अंडा देता है ना, ठीक है, या एक कीड़ा भी अंडा देता है तो अपने बच्चे को कहाँ पे अंडा देगा? ऐसी जगह जहां से बड़े चिड़िया या प्रीडेटर का उस पर नजर ना पड़े। हमेशा देखियो ना, अंडे को किसी लेयर के अंदर या किसी के अंदर बिठा के या फिर
कीड़ा जो है या चिड़िया जो है खुद अंडे के ऊपर बैठ के उसकी रक्षा करती है नहीं? तो माँ होती है भाई, चाहे वो पौधे की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे इंसान की हो। अपने बच्चे के लिए वो हर मॉडिफिकेशन करेगी अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए। अब एक बात बताओ, एप्पल, पियर, पीच, प्लम ये सब पौधे हैं, इनके बच्चे हैं ना, इनके सीड जो हैं अंडे ही हैं उनके। अब उनसे एक नया पौधा निर्माण होने वाला है, मतलब उनके बच्चों का जन्म होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कि पौधा जो है 15 दिन या पौधा जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सीड को ऐसे ही छोड़ देगी कि जाओ बेटा जर्मिनेट हो जाना, क्योंकि दिसंबर में, नवंबर में आने वाला है फ्रॉस्ट, जैसे ही फ्रॉस्ट आएगा मर जाना तुम लोग? ऐसा छोड़ेगी क्या पौधा? नो सर। नो नो सर। नो सर। सर। पौधा कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएगी ना। क्या जुगाड़ यस बनाएगी? सर। पौधा कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएगी जिससे उसके, क्योंकि देखो उसके पास समय नहीं है। पौधा चाहता तो मार्च अप्रैल में भी फ्रूटिंग कर लेता, लेकिन भाई मार्च अप्रैल में तो फूल आ रहा है, फ्रूटिंग तुरंत कैसे करे? तो फ्रूटिंग का टाइम तो उसका फिक्स है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो कुछ ऐसा जुगाड़ बनाए कि ये सीड को तो वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में छोड़े, लेकिन फरवरी के पहले, फरवरी में चूंकि क्या आता है आपका, फ्रॉस्ट आता है फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक फ्रॉस्ट आता है ना, तो इस बीच में पौधा जर्मिनेट यस सर। ना करे। ऐसा कोई जुगाड़ बनाएगा पौधा, ताकि इस बीच में जर्मिनेशन ना हो और पौधे के बीज जो है वो बच जाए। फिर फरवरी में अगर वो ग्रोथ करता भी है तो अगले साल के नवंबर आते तक वो इतना स्टेबल हो जाता है कि वो जो है उस कंडीशन को झेल सकता है। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो भाई, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के महीने में जब सीड जमीन में आया तो कंडीशन तो सारी फेवरेबल है ना। क्लाइमेट में टेम्परेचर सही है, सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है। दोनों ही कंडीशन में जब टेम्परेचर फेवरेबल है, मॉइस्चर फेवरेबल है, तो जर्मिनेशन का तो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया। तो ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी सर। आएगी। आएगा सर। फिर भी पौधा क्या बोलता है कि बेटा आपको ग्रोथ नहीं करना है। अब फेवरेबल कंडीशन में भी अगर ग्रोथ नहीं करना है, ये मम्मी सिखा रही, मतलब कौन सा स्टेट है? कौन सा ऐसा किसे कहते हैं जब फेवरेबल कंडीशन में भी अगर सीड ग्रो ना करे तो उसे क्या कहेंगे? डोरमेंसी। तो उनकी माता जी क्या कहती है? उन सीड में क्या डेवलप कर देती है? डोरमेंसी। अब डोरमेंसी कई प्रकार का होता है। इनकी माता जी चाहती तो इसमें हार्ड सीड कोड डाल सकती थी, पर भाई हो सकता है किसी जानवर ने चबा दिया इनके फ्रूट को, खाते खाते सीड को, तो सीड कोड तो टूट जाएगा। तो हार्ड सीड कोड का अगर डोरमेंसी डालती तो वो तो हो सकता है कि टूट जाए, है कि नहीं? और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सीड कोड टूटा मतलब ग्रोथ आ जाएगी और पौधा मर जाएगा, क्योंकि नवंबर, दिसंबर में आएगा फ्रॉस्ट, है कि नहीं? तो इनकी माता जी ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ अलग ही जुगाड़ बनाया जाए। तो इन्होंने अपने दिमाग में विचार लगाया कि क्या जुगाड़ बनाया जा सकता है। तो ये जब अपनी ओर देखी तो इन्होंने सोचा कि जब ठंड का मौसम आता है और ठंड के मौसम में 20 दिन ठंड पड़ता है तो हम पत्तियां झड़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड जाता है हम पत्ती नहीं ले आते, हम और वेट करते हैं चिलिंग आवर फुलफिल होने का। फिर उसके बाद जब हमारा चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होता है तभी हम पत्ती लाते हैं, तब तक हमारा ठंड का सीजन चला जाता है। ये पौधे को पता था पहले से, पौधा यही जुगाड़ में तो जिंदा है ना। यस सर। तो पौधा क्या करता है, सीड में भी एक ऐसी डोरमेंसी क्रिएट करता है, एक ऐसी डोरमेंसी क्रिएट करता है जो कि उसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रखता है। क्या कहता है माता जी उनकी, क्या कहती हैं बच्चों से कि जब तक आपका लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट पूरा ना हो तब तक आप जो है जर्मिनेट नहीं करेंगे। और लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कितना, वही 4 से 7 डिग्री सेल्सियस वाला। इसे क्या कहेंगे? चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो ये चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है, ये शब्द केवल पौधे में लागू होता है ऐसा नहीं है, इनके सीड में भी होता है। अब आप खुद सोचो ना कि भाई माता जी ने कह दिया कि भैया फ्रॉस्ट गिरेगा तो मत उगना, बच्चों ने कह दिया ठीक है। अब 15 दिन बाद फ्रॉस्ट गिरना बंद हो गया, अगले 15 दिन तक नहीं गिरा, तो बच्चों क्या लगेगा, अरे फ्रॉस्ट चला गया, जर्मिनेट कर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो माता जी ने क्या सिम्टम दिया कि 1000 घंटे का कम से कम चिलिंग रिक्वायरमेंट रखो आप भी, ताकि पूरा फरवरी का महीना निकल जाए, उसके बाद आप जर्मिनेट करो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? यस सर। यस सर। तो इसी प्रकार से जैसे पौधे में चिलिंग रिक्वायरमेंट की डोरमेंसी है,
चिलिंग रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद डोरमेंसी टूटती है, बर्ड ब्रेक होता है, वैसे ही सीड में भी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तब जाके एक सीड जो है जर्मिनेट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसके अंदर अब आप लोग बताओ, जितना अभी तक हम लोग कहानी सुने उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है इसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए वो क्या है? चिलिंग आवर्स। चिलिंग आवर्स, यानी कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। और जब हम किसी चीज का डोरमेंसी तोड़ने के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेटिफिकेशन। इसीलिए बोला गया है कि स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट करने से डोरमेंसी टूटती है कुछ बीजों की, कुछ सीड्स की। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी सीड हार्वेस्ट करके लाते हैं ना जर्मिनेट करने के लिए, उसको मॉइस्ट सैंड में, गीले सैंड में लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस में 3 महीने के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो इस 3 महीने जब हम 4 से 7 डिग्री सेल्सियस देते हैं तब इसका स्ट्रेटिफिकेशन, इसी को स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। तब इसका लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है और पौधा सही से जर्मिनेट करता है। और इसको 3 महीने की जगह अगर 2 महीने में ही तोड़ना है तो आप जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है जिब्रेलिन क्या करता है? लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट का सब्स्टिट्यूट है। तो ये पूरी तरीके से नहीं हटाता, लेकिन देख रहे हो 3 महीने से 2 महीने में ले आया, मतलब कुछ हद तक उसे कम जरूर करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये लिखा जाता है हर जगह कि स्ट्रेटिफिकेशन से भी सीड डोरमेंसी टूटता है। और आप अभी पूरा टेम्परेट क्रॉप पढ़ना, आपके हैंडबुक में हर जगह लिखा हुआ है स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट। 4 से 7 डिग्री सेल्सियस में मॉइस्ट सैंड में डुबा के रखोगे। तो इस डोरमेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी एक डोरमेंसी हो सकता है? समझ में आया आप सब लोगों को? यस सर। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल समझ में आया सबको? यस सर। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल समझो, मॉडिफिकेशन। पौधा अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, या कोई इंसान। अब खुद सोचो, देखे होगे ना पिक्चरों में कितना दिखाते हैं मम्मी अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। अब देखो, आपको पता है ये जितने भी पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट जैसे फ्रूट हैं, इन सभी फ्रूट में, इन सब फ्रूट को देखोगे तो बहुत जबरदस्त कलर वाले दिखते हैं। बेहतरीन कलर होता है, लाल कलर, पीला कलर, एकदम ब्राइट कलर। कोई भी चिड़िया उड़ती हुई तुरंत इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, हो सकती कि नहीं हो सकती? यस सर। अब ये मान लो लगा है चेरी, पीच, प्लम का फ्रूट। अब इस फ्रूट को ऊपर में उड़ रही है बाज और क्या, कोयल, कौवा, ये सब उड़ रहे हैं। इनकी नजर पड़ी, अरे यहाँ पे चेरी का फ्रूट है, एप्रिकॉट का फ्रूट है। अच्छा चलो, हमको नहीं पता किसका फ्रूट, मस्त फ्रूट दिख रहा है, क्यों ना इसे जाके खाया जाए। अब गलती से कोई आई चिड़िया और इसके फ्रूट को हार्वेस्ट करके ले गई, और हार्वेस्ट करके ले गई, इसका फ्रूट को खाई, और खाते खाते हो सकता है सीड को भी खा जाए, या डैमेज कर दे, खराब कर दे। भाई डैमेज करके जर्मिनेशन नहीं ला सकती क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट है, लेकिन खराब तो कर सकती है ना सीड को। यस सर। अब ऐसे ही होता था। अब पौधे, उनकी माता जी को आया गुस्सा कि मैं इनको इतने सेफली अपने पौधे में रखी हूँ, ये चिड़िया लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं और मेरे पूरे सीड बर्बाद हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है? इनके अंदर एक तो केमिकल डेवलप किया, इसके सीड में, इनके फ्रूट में, कच्चे फ्रूट में और अंदर के सीड में क्या केमिकल डेवलप किया, जिसे आप जानते हैं एमिगडेलिन के नाम से। एमिगडेलिन सुने हो नहीं? अब ये एमिगडेलिन का क्या खासियत है पता है? जैसे ही ये मिड गट में जाता है, जैसे ही आपके खाने वाले नली में जाता है, वहां एल्केलाइन पीएच मिलता है ना इसको, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है पता है? प्रसिक एसिड या फिर हाइड्रोजन साइनाइड में। और ये अपने आप में क्या है? पॉइजनस। अब जो चिड़िया इसको खाया वो तो गया, अब कुछ चिड़िया लोग फिर भी खाए होंगे। जैसे ही देखे कि इस फल के सीड को खाने से कुछ चिड़िया लोग खत्म हो जाते हैं, चिड़िया लोगों का अटैक इसमें बंद, और पौधे ने अपने बच्चों को किससे बचा लिया? चिड़िया के अटैक से। तो पौधे में जितने मॉडिफिकेशन आप पढ़ते हो ना, जैसे अरे यार लीफ से बहुत पत्ती, पानी लॉस हो रहा है तो उसको स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिए, लीफ फॉल कर दिए। वातावरण में आने वाले स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए इस प्रकार के मॉडिफिकेशन पौधे के द्वारा किए जाते हैं। तो इसके हजारों अजीबोगरीब एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, समझे? तो इसी प्रकार चिलिंग आवर से बचने के लिए सोचो ना यार, भाई टेम्परेट पौधा ही क्यों ठंड में पत्ती झड़ाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं झड़ाता? क्योंकि हमारे यहाँ तकलीफ ही नहीं आती। और हमारे यहाँ गर्मी में झड़ता है, उधर क्यों गर्मी में नहीं झड़ता?
क्योंकि उधर उस समय में तकलीफ आती, इधर इस समय में तकलीफ। तो पौधा जिस पर्टिकुलर कंडीशन में हजारों वर्ष रहा है, उनके पुरख, उनके कई जनरेशन रहे हैं, वो धीरे 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 म्यूटेशन के माध्यम से या रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से, वेरिएशन के माध्यम से के अंदर अपने अंदर बदलाव लाते गए और इस तरीके की चीजें बनती है। समझ में आ रहा है? यस आज से 10 साल पहले कोई लड़का दाढ़ी रखे ना तो गुरुजी मार देते थे, आदमी को खुद बेकार लगता था। आज के डेट में देख रहे हो दाढ़ी का डिजाइन है, यस होता है। समय के साथ रिक्वायरमेंट बदली, आज के डेट में दाढ़ी रखना फैशन हो गया। पहले बड़े बड़े बाल रखना फैशन था तो लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, आजकल छोटा छोटा बाल रखना फैशन है तो लोग छोटा बाल रखते थे। एक समय था जब कमर के ऊपर रख के पैंट पहना करते थे, आजकल तो भगवान जाने कहाँ चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? रिक्वायरमेंट और स्ट्रेस और जो चीजें हैं वो समय के साथ बदलती हैं, तो वैसा इंसान अपने आप को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हमेशा याद रखना, पहला उद्देश्य क्या है? रिप्रोड्यूस करना, अपना नेक्स्ट जनरेशन लाना। और दूसरा, रिप्रोड्यूस करने के बाद अपने आप को सरवाइव करना। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो रिप्रोडक्शन करके अपना नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर देना। हर कीड़े में, हर पौधे में ये फिजियोलॉजी आप देखे होंगे, पौधा मरने से पहले पूरा फ्रूटिंग फ्लावरिंग करके जाता है। हर माँ बाप जो है क्या चाहते हैं कि मेरे ऊपर जाने से पहले मेरे बच्चों को मैं सेटल करके जाऊं। समझ रहे हो? हर जगह पे चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पढ़े होगे ना थ्योरी, किसने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? चार्ल्स चार्ल्स डार्विन। डार्विन। जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, है ना? और नेक्स्ट जनरेशन को आपका जो है हमेशा प्रोड्यूस करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस चीज को याद रखना। और ये चीज हमने वैसे पहले भी डिस्कस की है कि ये डोरमेंसी क्यों डेवलप हुआ है, अगर आप लोग को याद हो तो। पर ठीक है, अब ये चीज रिकॉर्ड हो गई है तो अब इसे हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो ऐसा अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल पूछा करो, क्योंकि यही चीज है जो आप सीख सकते हो क्लास में, बाकी तो हर चीज आप रट लोगे ना। और ये भी ऐसा नहीं कि हाँ बोलिए सर, वो जैसे जो लो चिलिंग रिक्वायर्ड वैरायटीज रहती है, तो सर वो वहीं पे वर्क करेगी जहाँ 7 डिग्री सेल्सियस है, कि उससे जहाँ अगर थोड़ा 10 डिग्री होगा तो वहां पे भी हो पाएगा? नहीं नहीं, वहां नहीं करेगी। जहां एवरेज टेम्परेचर ही 10 डिग्री है वहां नहीं करेगा, क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब 4 से 7 डिग्री है। लो चिल वैरायटी का मतलब अगर किसी को 1000 घंटा लग रहा है, किसी को 150 घंटा लग रहा है मात्र, तो ये 150 घंटा वाला लो चिल रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि आप लोग मेन पार्ट में पढ़ते हो। अब एक बात बताओ, अगर लो चिल रिक्वायरमेंट 10 डिग्री में काम करता तो रायपुर में भी फूल और फल नहीं आ जाता? यस सर। क्योंकि 10 डिग्री का तो 250 घंटा 150 घंटा तो रायपुर में भी पड़ जाता है, ठंड के मौसम में जोरा में तो पड़ ही जाता है एटलीस्ट। यस सर। लो चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कम समय के लिए लगता है। जैसे कि मेन पार्ट इतना ठंडा नहीं कि वहां पूरा 4 महीना बर्फ गिरता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ दिन गिरते हैं, कुछ दिन टेम्परेचर बिल्कुल 7 डिग्री से कम जाता है, तो वहां पे आप लो चिल रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब कम टेम्परेचर में कम समय का रिक्वायरमेंट, और हाई चिल मतलब ज्यादा। अब ये लो चिलिंग वैरायटी को आप जम्मू कश्मीर में लगाऊंगा बोलोगे तो वहां शायद उतना सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वहां जल्दी ग्रोथ आ जाएगा, तो यस सर। डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। समझ पा रहे हो इन चीजों को? यस सर। ओके। हमारे यहाँ आईजीकेवी में तो लगा है जी एप्पल का पौधा, देखियो एप्पल है, चेरी है, देखियो। कितने लोग हो रायपुर से? नहीं सर। जीएल शर्मा सर का नर्सरी देखे हो? पीएफडीसी देखे हो? नहीं, पीएफडीसी था जहाँ पहले आम का यस बगीचा, सर। यस आम के सर। बगीचा के सामने वाले नर्सरी में जाना और पूछना भैया एप्पल का पौधा कहाँ पे है, तो आपको एप्पल का पौधा दिखेगा। हो सकता है एक आध फूल अभी आते हुए भी दिख जाए आपको, क्योंकि 1-2 फूल आता है। सर लोगों के साथ हम लोगों ने देखा था, लगभग 1-2 फूल आता है, तो आपको एप्पल दिख जाएगा। चेरी आपको मिल जाएगा कहाँ पे? जिसको जीडी साहू सर संभालते थे या संभालते हैं, पीएफडीसी जहाँ है आम का बगीचा, पीछे साइड जाओगे ना तो चीकू जहाँ पे लगा हुआ है ना, चीकू चीकू सहतूत और अनार का जहाँ पे है सुपर भगवा वैरायटी लगी हुई है, देखना लास्ट साइड जब जाओगे तो बिल्डिंग यस क्रॉस सर। करके, तो वहां पे एक चेरी का पौधा भी मिलेगा। तो इन पौधों को देखो, समझ में आएगा बहुत सारा चीज और, ठीक है? यस सर। ओके, तो यहाँ तक का चीज सबको समझ में आया सभी लोगों को? और जितने बच्चे अंबिकापुर में हो, कहो मैन पार्ट जाइए, मैन पार्ट विजिट कीजिए।
और आपके दया सर से कांटेक्ट कीजिए, आपके दयानंद साईं पैकरा जो सर है ना, जिन्होंने आपका एडमिशन लिया हुआ है, उनका मेन काम जो है वही चलता है, मेन पार्ट में उनका रिसर्च चल रहा है। पीच के प्लांट के साथ इंटरक्रॉपिंग में उनका रिसर्च वर्क है। उनसे उनको फोन कीजिए कभी, या सर से पूछिए कि सर आप मेन पार्ट कब जा रहे हो। अभी तो खैर उनके यहाँ मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, बट कुछ दिन में जाएंगे। वो आपको पूरा मेन पार्ट में पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट सब घुमाएंगे। अगर मेरा पीएचडी कंप्लीट होता तो फिर मैं तो इसी में रिसर्च करता, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल करिए वो चीज। ठीक है, तो जितने बच्चे उधर के हैं बिल्कुल जाइए, विजिट कीजिए, देखोगे तो और अच्छे से याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे करें, आगे कंप्लीट। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक, पीच तक का डिजीज हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आता है प्लम, जो मेजर डिजीज है उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं। प्लम में सबसे पहले तो एक आता है जिसे कहते हैं ब्राउन रॉट। देखो दो नाम आपको एकदम याद रखना है, एक है ब्राउन रॉट जिसका नाम है मोनीलिया फ्रूटिकोला। ये एक कॉमन डिजीज है जो किसी भी टेम्परेट क्रॉप के लिए पूछ सकता है, बताओ ब्राउन रॉट का कॉज क्या है, तो आप मोनीलिया फ्रूटिकोला एकदम याद कर लो। दूसरा हमने एक क्या पढ़ा था आपका कॉमन डिजीज के रूप में, ओक रूट फंगस पढ़े थे। यस सर, एमिलेरिया। हाँ, ओक रूट फंगस और ब्राउन रॉट, ये दो नाम को तो याद कर लो, ये सब में कॉमन है। आर्मिलेरिया, मेलिया, याद है अपन ने पढ़ा था। ये दो डिजीज तो एकदम कॉमनली आपको हर हर वो में मिल जाएगा। अभी तो मैं सब जगह नहीं लिखाऊंगा, पर जब मेन क्रॉप पढ़ेंगे ना आप देखना हर हर क्रॉप में ही आएगा। तो ये दो तो याद रखना ही। इसके बाद इसमें एक डिजीज आता है जिसे कहते हैं प्लम पॉकेट। प्लम पॉकेट लिख लीजिए, टेफेरिना प्रूनी। जैसे कि आपका पीच डिक्लाइन था ना, टेफेरिनिया डिफॉर्मेंस, वैसे ही ये प्लम में सेम टाइप का दिखाई देता है, टेफेरिना प्रूनी कहते हैं इसे, याद रखना। देखो ये चीज हम लोग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में उतना नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई टेम्परेट का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। आप जहां पे भी बाकी स्टूडेंट से पीछे होगे, टेम्परेट एकमात्र ऐसा जगह होगा जहां पे आप बाकियों से आगे निकल सकते हो। जितना सीरियसली लोगे उतना फायदा। देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्लम पॉक्स या फिर शार्का जिसे कहते हैं। ये होता है आपका प्लम पॉक्स वायरस के कारण। लिख लीजिए, प्लम पॉक्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसे एफिड फैलाता है, और ये एप्रिकॉट में भी आता है ये डिजीज। प्लम पॉक्स वायरस के कारण क्या होता है, सार्का डिजीज आता है, इसे एफिड फैलाता है। और इसके लिए एक रेजिस्टेंट वैरायटी है जिसे कहते हैं हनी स्वीट, लिख लो। ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है हनी स्वीट, जो कि किसके लिए रेजिस्टेंट है, प्लम पॉक्स वायरस। अगर आप लोग को याद होगा तो ट्रांसजेनिक वैरायटी का जो लिस्ट लिखवाया था उसमें ये चीज लिखवाया हूं। ठीक, चलो इतना ही याद रखो इसमें। यहां तक हुआ, प्लम हुआ। यस सर। ठीक, उसके बाद देखो चेरी। अब जैसे ही मैं चेरी बोला फिर एक डिजीज कॉमन आ गया, ब्राउन रॉट। बताओ क्या होगा कॉज, मोनिलिया मोनिलिया फ्रूटिकोला। फ्रूटिकोला। मोनिलिया फ्रूटिकोला। एक जगह याद करो, काम चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका चेरी में आपका बस यही एक डिजीज है, इसी को याद रखना। बाकी अपन क्रॉप बाकी बहुत खास नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट में सबसे पहले तो आपको याद रखना है भैया रूट एस्फिक्सिया। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें एज एन डिजीज दिया हुआ है। चाहे आप एप्रिकॉट में जाओ चाहे पीच में जाओ, लिख लो पीच में भी होता है। हम लोगों ने जितनी बार, लगभग हमने इस चीज को कई बार डिस्कस किया हुआ है। आपने कस्टर्ड एप्पल का वीडियो देखना, कस्टर्ड एप्पल में हमने डिस्कस किया वाटर लॉगिंग से ट्री डिक्लाइन होता है, यस सर। पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है तो जड़ को रेस्पिरेशन करने के लिए जगह नहीं मिलता। रेस्पिरेशन करने के लिए जगह नहीं मिलता तो क्या होता है, वहां पे क्या आता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पहला चीज। दूसरा चीज, इनका जो ये जो रूट होता है ना, इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्रूनेसीन। ये प्रूनेसीन पानी की कमी होने के कारण या वाटर लॉक्ड, देखो पानी की वाटर लॉक्ड कंडीशन होने में पानी बहुत ज्यादा, एक तो आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इन कंडीशनों के कारण ये प्रूनासीन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड में, और पौधे के लिए भी पॉइजनस हो जाता है।
तो वाटर लॉक्ड कंडीशन में एक तो ये हाइड्रोजन साइनाइड का प्रोडक्शन होना चालू जाता है रूट में, और दूसरा ट्री डिक्लाइन जैसी समस्या आती है। इस समस्या के लिए एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुआ है जिसे क्या कहते हैं, रूट एस्फिक्सिया। तो पीच और एप्रिकॉट दोनों में रूट एस्फिक्सिया आपको मिलेगा, लिख लो। वाटर लॉगिंग के कारण होता है, इसे याद रखना। जब अपन अभी पीच पढ़ेंगे ना, तो पीच में सॉइल को बहुत खास फोकस लेके पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, एक एक कारण क्या हो सकता है वो सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। जैसे कस्टर्ड एप्पल में समझे थे, याद होगा, पपाया में समझे थे, बनाना में समझे थे, शेलो रूटेड क्रॉस में वाटर लॉगिंग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो रेस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम तो क्लियर है, बट ये प्रूनेसिन वाला आप लोग को क्लियर नहीं है, तो वो चीज अभी पीच में समझेंगे, ठीक है। यस सर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्लम पॉक्स एक चीज जो है वो एप्रिकॉट और प्लम दोनों में है, पढ़े थे, तो वो आ जाएगा। तीसरा डिजीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एपोप्लेक्सी। इसको हम डिसऑर्डर वगैरह में भी पढ़ते हैं, पढ़े थे। आम आदमी पार्टी, पार्टी। तीनों में आपका एपोप्लेक्सी होता है। ए फॉर एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, ए फॉर एवोकाडो, एवोकेडो, और पी फॉर पीच। पीच। ये तीन जगह आपको एपोप्लेक्सी मिलेगा। कहीं पे इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कहीं पे कोई और कारण दिया हुआ है। यहाँ पे जो एपोप्लेक्सी होता है वो होता है, लिखिए, सुडोमोनास सिरिंजी। एक ये कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, और दूसरा मिलेगा आपको सिटोस्पोरा सिंटे, ठीक है। इसी को ही एप्रिकॉट डिक्लाइन भी कहा गया है। तो आप एप्रिकॉट डिक्लाइन कहो या फिर एपोप्लेक्सी कहो, आम आदमी पार्टी याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार आप लोग को क्वेश्चन दिया है, और कभी भी कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉज नहीं पूछता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है। लेकिन आपका एपोप्लेक्सी किसमें होता है, ये सवाल आपने कई बार देखा होगा। कभी भी कॉज का क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कहीं पे देखे होगे, यस सर। ठीक है। यहाँ का क्लियर हुआ। सर हाँ बोलिए। सर सुडोमोनास सिरिंजी की बात क्या लिखा है, एक बार प्लीज बता देना। सीटोस्पोरा, CYTOSPORA, सीटोस्पोरा सिंटे, CINTAE। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये हो गया आपका एप्रिकॉट का डिजीज। सिमिलरली आपका आलमंड का डिजीज, तो आलमंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे कहते हैं रिकेट्सिया। ये वायरस के द्वारा होता है, याद रखेंगे। लीफ स्कॉर्चिंग जैसा होता है ना, वैसा ही सिम्टम आता है, लीफ स्कॉर्चिंग लाइक सिम्टम लिख सकते हो। लीफ स्कॉर्चिंग के जैसा सिम्टम आता है रिकेट्सिया, ठीक है। रिकेट्सिया याद होगा, अपन डिसऑर्डर के टाइम में भी पढ़े थे, अलग टाइप का नाम है, इसको याद रखना, आलमंड में होता है करके। तो रिकेट्सिया इज अ डिजीज ऑफ या डिसऑर्डर ऑफ करके आलमंड को ही पूछेगा, ठीक है। दूसरा एक हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोग को, क्रेजी टॉप या फिर म्यूल टेल। याद है क्रेजी टॉप या फिर यस म्यूल सर। टेल। Yes, sir. तो क्या होता है ना कि आलमंड का ना बड जो होता है, ये बड जो है ना, ये ग्रो नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बड फेलियर कहते हैं। आलमंड का बड अगर ग्रो न कर पाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बड फेलियर। ये दो प्रकार का होता है। एक जो कि होता है इन्फेक्शियस बड फेलियर। क्या, इन्फेक्शियस बड फेलियर, मतलब ऐसा बड फेलियर जो किसी चीज के इन्फेक्शन के कारण होता है, जो दूसरे में फैल सकता है। समझ पा रहे हो। तो ये होता यस है सर। किसके कारण, वायरस वगैरह के कारण। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस बड फेलियर, मतलब बड फेल तो हुआ है बट किसी वायरस के कारण नहीं है, पौधे में किसी चीज की कमी के कारण हुआ है। इसी नॉन इन्फेक्शियस बड फेलियर को हम क्रेजी टॉप या फिर म्यूल टेल के नाम से पढ़ते हैं। आप लोग जो डिसऑर्डर पढ़ते हो ना, क्रेजी टॉप या म्यूल टेल, वो इसी के कारण होता है। तो ये चीज को लिख लो, दो प्रकार का होता है करके। सर नॉन इन्फेक्शियस का रीजन? इसका रीजन एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए मेरे पास भी इसका रीजन नहीं है एग्जैक्टली।
पर ये वायरस के कारण नहीं होता। आई थिंक कोई ना कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होगा। एक बार जब क्रॉप में आएंगे ना तो मैं एक बार और चेक करके आपको बता दिए रहूंगा, कोशिश करेंगे उस टाइम ढूंढने की। ठीक है, यस ओके, यहां तक हुआ। यस सर क्या लिखा है नीचे वाला? नॉन इन्फेक्शियस बड फेलियर, क्रेजी टॉप, म्यूल टेल, तीनों एक ही चीज है। बट इसे याद रखना भैया, क्रेजी टॉप या म्यूल टेल किसका डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, यहां तक हुआ। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आता है जिसे कहते हैं वॉलनट। वॉलनट में भी बहुत सारे डिजीज है, बट जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते हैं, और वो है ब्लैक लाइन। क्या होता है, जब भी अपन जो है ग्राफ्टिंग करते हैं, तो जहां पे ग्राफ्टिंग हुआ है ना, वहीं पे ना ब्लैक कलर का ऐसा एक लाइन बन जाता है। फोटो कोई भेजेंगे क्या ग्रुप में? हम लोगों ने इसका, मैं इसका फोटो बहुत पहले भेजा था, अगर आप लोग को याद हो। किसी के पास है? अगर होगा तो भेज दो, नहीं तो मैं गूगल सर्च करके भी दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर कोई भेजोगे तो बताइएगा मुझे। मैं आप लोग को एक फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इधर, अच्छा, आप लोगों का फ्लोरिकल्चर का भी वीडियो बन गया, आज अपलोड हो जाएगा। 2 वीडियो अब से रेगुलर वो भी अपलोड होगा, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है फोटो? यस सर। Yes, देख sir. रहे हो, ये यहाँ पास एक तो ब्लैक कलर का लाइन डेवलप हो गया छाल के अंदर में, यस सर। इसी को कहते हैं ब्लैक लाइन डिजीज। ये जो ब्लैक लाइन डिजीज है ना, ये चेरी लीफ रोल, लिखिए, चेरी लीफ रोल वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? चेरी लीफ रोल वायरस के कारण। ठीक है, और जनरली ये किस में आता है? नॉन रीजिया रूट स्टॉक। मतलब देखो, जो आपका वॉलनट है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? जुगलान जुगलन जुगलैंड चाहिए। रीजिया है। अब ये जो जुगलैंड रीजिया है, इसको आप जुगलैंड नाइग्रा के साथ अगर आप हाइब्रिडाइज कर दोगे, मतलब क्या कर दोगे, इसके साथ ग्राफ्ट कर दोगे, तो इस डिजीज के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये नॉन रीजिया, यानी कि जिसमें रीजिया नहीं है, नाइग्रा नॉन रीजिया हो गया ना, उसको ज्यादा अटैक करता है। तो याद रखेंगे, लिख लेना, अफेक्ट्स ओनली नॉन रीजिया रूट स्टॉक। तो जहां पे ग्राफ्टिंग हुआ है ना, वहीं पे ये लाइन बन जाता है। ठीक है, कहाँ डेवलप यस होता है, लिख लो, डेवलप्स ऑन ग्राफ्ट यूनियन। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ये एक समझ में आया, ब्लैक लाइन। Yes, sir. ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका पीका नट। पीका नट में एक अब साइड प्रॉब्लम बैक आता कीजिएगा। है, ये यहां से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, अच्छा चलो इसको, हाँ, नेक्स्ट लिख लो पीका नट। पीका नट में एक डिजीज आता है जिसे क्या कहते हैं? बंच डिजीज। ये बंच डिजीज किसके कारण होता है? तो लिख लो माइकोप्लाज्मा। बंच डिजीज माइकोप्लाज्मा कारण। ये सारी चीजों को फिर अपन क्रॉप में समझते जाएंगे, क्योंकि आज इंसेक्ट भी अपन खत्म करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा क्लास लंबा जाने देते हैं, और जो नेक्स्ट बैच वाले हैं ना, न्यू बैच वाले, आप लोगों का क्लास अपन जो है 7:15 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको रेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर। ओके, है क्या न्यू बैच वाले भी अभी? यस सर। ओके, ठीक है, तो दोनों ही आपके काम का है, दोनों ही नहीं छूटना चाहिए। ठीक, तो यहां तक हुआ। एक लास्ट आता है पिस्ताचियो नट।
पिस्ताचियो नट में एक डिजीज है एफ्लाटॉक्सिन, याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही मेंशन करा रहा हूँ, इसके अलावा और भी डिजीजेस हैं जो क्रॉप में पड़ेंगे। एफ्लाटॉक्सिन किसके कारण होता है? एस्परजिलस के कारण। अभी आप लोगों का जो प्रोसेसिंग का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, टाइम टेबल शेड्यूल कर रहे हैं उसके लिए, अगर कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा। तो उसमें हम लोग एक दिन फंगस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, जो फूड मटेरियल को अफेक्ट करता है। तो उसमें आप देखोगे कि कुछ फंगस होते हैं जो कि आपका कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइकोटॉक्सिन कहते हैं। खाने में कुछ अगर टॉक्सिक मटेरियल हो जाए जिससे आपको पॉइजनस इफेक्ट शो हो, वैसे ही आपके जो माउल्ड्स होते हैं ना, ये भी कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं पौधे में, उसे हम क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। तो एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस स्पीसीज, ये सब माउल्ड है ना, ग्रे माउल्ड ब्लू माउल्ड पढ़ते हो ना। यस तो सर। इन Yes, एस्परजिलस sir. स्पीसीज के द्वारा क्या होता है, आपका जो ये देखो, पिस्ता इस प्रकार से मेच्योर होने के बाद खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एस्परजिलस नाइजर एस्परजिलस की स्पीसीज जाके अटैक करते हैं और यहाँ पे ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल छोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एफ्लाटॉक्सिन। तो एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस स्पीसीज के द्वारा डाला जाता है पिस्ताचियो नट में, इसको याद रखना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन वगैरह की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एस्परजिलस का यहाँ पे एंट्री हो गया तो उससे एफ्लाटॉक्सिन हो सकता है, वो रिलीज कर सकते हैं। समझ में आया क्या होता है ये चीज थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, बाकी Yes, अपन sir. क्रॉप में इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहां तक का चीज क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक। अब अपना नेक्स्ट आता है भैया इंसेक्ट, सम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो इंपॉर्टेंट नाम है उसे हम लोग याद करेंगे, और इसका मेजर जो चीज है फिर उसको क्रॉप में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट में ऐसा इंसेक्ट जिसको कम से कम एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसमें सबसे पहला आता है एप्पल का सैन जोस स्केल, नाम सुने हो? यस Yes, सर। sir. क्या नाम है? क्वाड्रा क्वाड्रेट्स एस्पीडियोटस परनीसियोसस। परनीसियोसस, याद हो जाएगा। क्वाड्रा मतलब 4, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 4 एसपी मिल के भी सेंट जोस को बढ़ने से नहीं रोक सके, ये एक ट्रिक बना लो। जैसे ही आपको 4 एसपी मिल के नहीं रोक सके बोले ना, तो क्वाड्रा एसपी तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, बाकी आप खुद बना लोगे। समझ में आ रहा? यस तो सर। बन जाएगा क्वाड्रा एस्पीडियोटस परनीसियोसस, अब याद हो जाएगा। यस सर। ठीक, या तो लिख लेना 4 एसपी मिल के भी सैन जोस को परमिट नहीं दे सके, कुछ भी बना लेना, याद होना चाहिए, ठीक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या है, ये लिख लिए? यस सर। Yes, sir. ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या है? वूली एप्पल एफिड। इसको वूली एप्पल एफिड क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इस एफिड, हाँ हाँ बोलिए। उसके स्किन पे से वुल वुल जैसा व्हाइट कलर सा फिलामेंट रहते हैं, छोटे छोटे बारीक। हाँ, इसके स्किन में क्या होता है पता है? व्हाइट टाइप का ना फिलामेंट होता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर फोटो हो तो आप लोग को दिखा दूं। यहाँ पे मे भी होना चाहिए। किसी के पास अगर गूगल सर्च किया हो तो भेज दो, तो कोई गूगल सर्च करके, सो देट मैं सबको दिखा दूं वो चीज। इसमें हुआ करता था फोटो, सब अभी गायब हो गया है। कोई एक आध गूगल सर्च कर दीजिए गूगली एप्पल एफिड, तो आप लोग का आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। नहीं, इसमें नहीं है। किसी ने भेजा क्या ग्रुप में? Yes, sir. कहाँ पे भेजा है?
ठीक, मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, ग्रुप में आप लोग को दिख रहा क्या? एक्चुअली इसमें आ नहीं रहा। हाँ, आ गया। यस सर। ठीक, ये देखिए, ये दिख रहा, देख रहे हो कैसे कीड़े के ऊपर पूरा वुल वुल टाइप का दिख रहा है? यस सर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वुली एप्पल एफिड कहते हैं। ठीक है, तो वुली एप्पल एफिड, इसका बॉटनिकल नेम हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एरियोसामा लांजीरम। तो कैसे याद रखोगे? एक वो, अरियोसामा। हाँ, गब्बर वाला मूवी आया था ना, क्या बोलते शोले। हैं, शोले, तो उसमें बोलते हैं ना अरियोसामा, तो बस वही याद रख लेना, अरियोसामा लानीगेरम, ऐसे करके हमारे सीनियर हम लोग को ऐसे ही याद करना सिखाते थे। तो ये एरियोसामा लांजीरम करके याद रखेंगे इसे। ठीक है, अगर ये एक बार बना लिए, जैसे कि इसको और क्वाड्रेस्पिडियोस्टस को तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। हम 60 साल की उम्र में वेंटिलेटर में भी लेटे रहेंगे तो भी अगर कोई बॉटनिकल ने पूछ देगा ना, तो ये दो तो नहीं पूछेंगे। एक ये दो नाम, और एक आता है आपका कौन सा, पोटैटो ट्यूबर मोथ, क्या है बॉटनिकल नेम? पैथोरिमाइया अपर है। यस सर। ठीक है, और हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, फ्रूट बोरर, ल्यूसोनाइड्स, आर्गोनेलिस, ये इतना रटाया गया है कि इसको जीवन भर ना भूले, मतलब ये हमारे खून में बस गया है एग्रीकल्चर वालों। तो इन नामों को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और यही पूछे जाते हैं लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, इसके बाद तीसरा एक नाम, जैसे कि हमने मोनीलिया फ्रूटिकोला ब्राउन रॉट और आर्मिलेरिया मेलिया रूट रॉट पढ़ा ना, रूट रॉट या फिर आपका ओक रूट फंगस, वैसे यस सर। ही इंसेक्ट में कॉडलिंग मोथ, एकदम महत्वपूर्ण इंसेक्ट, लगभग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेम्परेट क्रॉप और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप में अटैक करता है। कई अलग अलग जगह से इसके सवाल बन सकते हैं, तो इसको एक बार याद कर लो। आपको नाम हर जगह साइडिया पोमोनेला ही मिलेगा, तो जब नाम साइडिया पोमोनेला ही मिलने वाला है हर जगह, तो एक बार याद कर लो। सीड में ना टनल कर देता है और उसमें अटैक करता है, तो कॉडलिंग मोथ याद रखना, याद रहेगा। यस Yes, सर। sir. ठीक, दूसरा क्रॉप आता है जिसे कहते हैं अपन पियर। पियर में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, पियर में एक पियर डिक्लाइन पढ़े थे, किसके कारण होता है? 1 मिनट रुकिएगा, हाँ आप लोग बताइए। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। हेलो, गुड इवनिंग सर, रूम में? हाँ हाँ हाँ, कौन से वाले फॉर्म में? नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में आऊँ सर, 10 मिनट में मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक, अरे यार हमारे सीनियर सर का कॉल आ गया था। ठीक, तो पियर मत में एक हमने पढ़ा था डिजीज, याद है? पियर डिक्लाइन किस कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। 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 उसको फैलाने वाला इंसेक्ट क्या था? पियर सिल्ला। साइड। तो लिख लीजिए सिल्ला पायरिकोला। अब इसका नाम आपको भूलना ही, देखो भाई इधर से भी इंपॉर्टेंट है उधर से भी इंपॉर्टेंट है, तो अपने को दो काम एक साथ करना है। ठीक है, तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज होने वाला पियर डिक्लाइन डिजीज, उसका क्या है? ये वेक्टर है। ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या आ जाता है? कॉडलिंग मोथ। अब देखो कॉडलिंग मोथ हमने ऊपर में भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा, नाम सेम है, लिख लो, साइडिया पोमोनेला। अब यहां पे लिख लेना ना, आलसी मत करना लिखने से, इसलिए लिख लेना क्योंकि कॉडलिंग मोथ भी पियर डिक्लाइन को फैलाता है, तो दूसरा वेक्टर पियर डिक्लाइन का कॉडलिंग मोथ है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तीसरा एक इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं हेयरी कैटरपिलर। अब हेयरी कैटरपिलर अपने आप में कोई बहुत बड़ा इंसेक्ट नहीं है या बहुत
इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नहीं है, लेकिन हेयरी कैटरपिलर का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है यूफ्रोक्टिस स्पीसीज। आप लोगों ने डीबीएम का सिम्टम पढ़ा है? डीबीएम, डायमंड ब्लैक मोथ। पहले तो इसका बॉटनिकल नेम बताओ। लुटेला पोस्चुरल। क्या है? लुटेला जाइलोस्टेला। प्लूटेला जाइलोस्टेला, है ना? वही है? यस सर। यस यस सर। ओके, मतलब मुझे याद नहीं है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। डीबीएम का एक खास सिम्टम है जिसे कहते हैं स्क्लेटोनाइजेशन। पढ़े हो? यस सर। ये अगर पत्ती है तो इसमें ये इसके वेन्स हैं, तो ये पूरी पत्तियों को खा जाता है और लास्ट में बचता क्या है? केवल और केवल ये वेन्स। वेन्स। इस सिम्टम को क्या कहते हैं? स्क्लेटोनाइजेशन। एक स्क्लेटोनाइजेशन डीबीएम के कारण कैबेज कॉलीफ्लावर में आता है, और दूसरा स्क्लेनेटाइजेशन इफेक्ट जो है कौन देता है? ये तो लिख लेना, स्क्लेटोनाइज द लीव्स। और इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है? ये जो स्पेसिफिक सिम्टम है ना, यहीं से सवाल बनते हैं। ऐसे ही इन्वर्टेड वी शेप में कौन अटैक करता है? अरे यार एक मिनट, राइनोसेरस बीटल। बताओ, वी शेप में कौन अटैक करता है? हेलो, क्लास ले रहा हूँ यार, मैं लगा रहा है ना तेरे को। हाँ, वी शेप में कौन अटैक करता है? राइनोसेरस बीटल सर। राइनासेरस बीटल। राइनासेरस बीटल। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी पत्तियां ऐसी बंद रहती हैं, खुली नहीं रहती है, तो ये इसको खाते जाता है, खाते जाता है। जब ये पत्ती खुलता है ना, तो ये ऐसा टाइप का दिखता है, ऐसा लगता है मानो वी शेप में खा दिया है। तो ये किसका वी शेप, किसका स्पेसिफिक सिम्टम है? राइनासेरस बीटल। बॉटनिकल नेम क्या है? ओरिक्टिस राइनासेरस, ठीक है? तो ये कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आप याद रखना। आप देखना लगभग जो चीज, अब आप खुद सोचो, आप लोग चौपाटी खाना खाने जाओगे, अगर चौपाटी में सबसे ज्यादा फेमस कुल्फी है, तो आप अपने दोस्तों को क्या बताओगे? अरे चौपाटी जाओगे तो कुल्फी खाना, क्योंकि कुल्फी सबसे अच्छा है। दूसरा, आपको पता चला वहां का पाव भाजी बहुत अच्छा है, तो अगर कुल्फी नहीं खाओगे या खा भी लोगे तो पहले पाव भाजी खा लेना। तो जो फेमस है वही बताओगे कि वहां, या तो बताओगे कि सबसे घटिया वहां का गुपचुप है, वो तो बिल्कुल ही मत खाना। तो आप क्या बताओगे? जो सबसे अच्छा है और जो सबसे बेकार है। ठीक ठाक वाले टेस्ट को किसी को बताते हो कभी? नो सर। तो भैया एग्जामिनर भी वैसी है ना, या तो जो सबसे बेकार है, काम का नहीं है, उसको पूछेगा, या तो जो सबसे काम का है उसको पूछेगा, मतलब जिसकी स्पेसिफिक सिम्टम है। समझे? तो क्वेश्चन यहीं से उठना है, और आप लगभग क्वेश्चन पेपर खोल के देखो, ये जिसको मैं पॉइंट आउट करा रहा हूं यही मिलेंगे पेपर में। आपने कभी आज तक मोनिलिया फ्रूटिकोला को नहीं पूछते हुए देखा होगा? कहीं देखे हो क्या? नो सर। तो क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है? चौथा लिखिए पीच। पीच में एक इंसेक्ट लगता है जिसे कहते हैं पीच लीफ कर्ल एफिड। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक है? पीच लीफ कर्ल एफिड, ये क्या करता है? इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेकाइकॉडस हेलिक्राइसी। अब जैसे आप गाड़ी भी खरीदने जाओगे, तो मान के चलो किसी घर में उसकी छोटी सिस्टर भी है, तो वो क्या सोचेगा? यार बाइक लेने से अच्छा स्कूटी ले लेता हूँ, अभी मैं चला लेता हूँ, बाद में सिस्टर चला लेगी, मेरे बाद में बाइक बदलने का ऑप्शन मिलेगा। 2 in 1 वाला काम करते हैं नहीं लगभग। तो भैया यस सर। ये जो इंसेक्ट है, पीच लीफ कर्ल वायरस, पियरसिल्ला, इंसेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, मेन अटैक करते हैं और डिजीज भी फैलाते हैं। तो इनके पूछे जाने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। तो इन नामों को भूलना ही नहीं है, ब्रेकाइकॉडस हेलिक्राइसी। इधर से भी पूछेगा, हो सकता है पीच लीफ कर्ल का वेक्टर बताओ बोलेगा, उधर से भी पूछ देगा। दोनों ही केस में अपने को याद रहना चाहिए, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं 2 अलग अलग एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, लिख लो, वेक्टर ऑफ पीच लीफ कर्ल टेफरीना डिफॉर्मेंस। लिख लिए इतना? बस 2-4 इंसेक्ट और हैं, यहां तक लिख लिए? यस सर। ओके। इसके बाद ना सीधा आ जाइए चेरी में। प्लम में कुछ नहीं है, प्लम में भी यही इंसेक्ट है, तो वो अपन क्रॉप में देख लेंगे। चेरी में एक आता है ब्लैक हेडेड ब्लैक चेरी एफिड। लिखिए, ब्लैक चेरी एफिड। ब्लैक चेरी एफिड चूंकि ये पूछा गया था किसी में, तो इसे याद रखेंगे। ब्लैक चेरी एफिड जो है वो माइजस सरसाई है, माइजस सरसाई है, ठीक है?
ये जो है आपका है, और कुछ खास नहीं है इसमें। आलमंड में आ जाइए। आलमंड में आता है नेवल, ऑरेंज, वॉर्म। नेवल, ऑरेंज, वॉर्म, पैरामाइलॉइस, पैरामाइलॉइस ट्रांजिटेला। ठीक है, ये कुछ नहीं करता है, नट को खाता है। हल स्प्लिटिंग जब हो जाता है ना, अपन ने पढ़ा ना मेच्योरिटी इंडेक्स की, इसके हल जो है स्प्लिट हो जाते हैं, तो अंदर में आपका सीड और कॉटिलिडन रह जाता है, तो उसी को खाने का काम करता है। एक अंतिम आता है वॉलनट। वॉलनट में ये वाला नाम भाई, ये आलमंड मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉलनट विविल जरूर याद रखना। वॉलनट विविल, एल्सीड्स पोरेक्ट्रिस्टिस। बाकी क्रॉप में इन सबके सिम्टम को एक बार फिर पढ़ेंगे, बट कोशिश करना कि चूंकि हम इस चीज के बाद 5 दिन दे रहे हैं, मतलब आप खुद सोचो, टाइम तो मेरे पास भी लिमिटेड है, आपके पास भी लिमिटेड है, फिर भी हम लोग इन चीजों को फोकस कर रहे हैं। भले थोड़ा 5 दिन लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन इन पे फोकस कर रहे हैं ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो आप जो है इन चीजों को अभी खत्म कर लो। मैं बता रहा हूं, एक बार अगर आप टेम्परेट को स्ट्रॉन्ग कर लिए, प्रोसेसिंग तो जितना करना चाहिए था मैं अपने साइड से करा दिया, थोड़ा आप अपने साइड से मेहनत कर लो। प्लांटेशन अभी हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में मैम जितना हिम्मत कर सकती थी मैम ने पढ़ा दिया, क्योंकि फ्लोरिकल्चर के को समझा पाना उतना आसान है भी नहीं। फ्लोरी, प्लांटेशन, प्रोसेसिंग, टेम्परेट, और हो सका तो स्पाइस पढ़ लो। इतना अगर आप अपने साइड से स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, मैं बता रहा हूँ जेआरएफ में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल हर किसी का अच्छा होता है, फ्रूट में केवल टेम्परेट अच्छा नहीं होता। सिमिलरली मेडिसिनल एरोमेटिक मैम ने 5 क्लास पढ़ाया है, और उसके अलावा अपने साइड से सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। इतना अगर आपने बना दिया ना, मैं बता रहा हूँ टॉप 20 टॉप 30 में आने से कोई रोक ही नहीं सकता, अगर आपने इसको सीरियसली किया है तो। और आप कितनों फ्रूट साइंस रट लो, कितनों वेजिटेबल साइंस रट लो, अगर आप इन 4 सेक्शन को छोड़ते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं, हो सकता है आपका जेआरएफ सिलेक्शन हो जाए, पर केवल उनके बेसिस पे आप कभी टॉप 10 टॉप 20 आईआरआई आईएचआर का सपना देखते हो पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखना, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन टेम्परेट सेक्शन से आता है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन पेपर ना, Yes, sir. Yes, sir. सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, ये वो दुनिया भर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। तो इसको जितना समय दो कोई दिक्कत नहीं, और मेरे साइड से भी इसमें मेहनत करने में मैं अपने साइड से कोई कमी नहीं करूंगा, तो आप लोग जितना लेना है लो समय, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर इसको अच्छे से समझो भाई, जैसे प्रोसेसिंग में पूरा इत्मीनान से पढ़े, तो उसको वैसे ही पढ़ना। आपको भले लगेगा कि 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर गलती से अगर प्रोसेसिंग को टारगेट कर दिए ना इस बार, तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेहनत अपने साइड से फुलफिल रखो, कंप्लीट रखो, ठीक है। और हाँ, बार बार बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ब्रीडिंग एंड फिजियोलॉजी को नजरअंदाज मत करो। डबल बेनिफिट है, एक तो ये कि जीआरएफ में हेल्प करेगा, क्योंकि नो डाउट जहां पे हॉर्टिकल्चर का नॉलेज काम नहीं आता, वहां ब्रीडिंग फिजियोलॉजी से ही रिलेशन बना के तुक्का मारा जाता है, तो वहां पे एक काम आएगा आपको। सामने वाले से 4 क्वेश्चन तो आप ज्यादा ही बनाओगे अगर आपका ब्रीडिंग फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज ये है कि ब्रीडिंग फिजियोलॉजी आपको अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। हर व्यक्ति अपने स्टेट का एग्जाम दोगे, स्टेट एग्जाम, वहां पे ब्रीडिंग फिजियोलॉजी काम आएगा। तीसरी चीज ये है, अभी छत्तीसगढ़ में आरईओ आरएचयू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो लगभग श्योर ही हो गया, मान के चलो 6 महीने के अंदर आरईओ आना ही है, मान लो लगभग। आरईओ आरएचयू में भी ब्रीडिंग फिजियोलॉजी आएगा। सीईटी एग्रीकल्चर दो, सीईटी हॉर्टिकल्चर दो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर के अलावा या एग्रोनॉमी के अलावा, तो वो यही 2 सब्जेक्ट है। तो हर जगह बेनिफिट है, तो वो सब्जेक्ट को तो छोड़ना ही नहीं है भैया। समझ में आ रहा? क्योंकि भाई आप जीआरएफ में आईआरआई निकाल के केवल आईआरआई का हर जगह थोड़ी पोस्टर डालोगे, बोलोगे ना, कोई बोल देगा तो आईआरआई तुक्का निकल गया होगा, तो हम बोलना अरे भाई हमने सीटी भी टॉप किया है, हमने जेएनकेवी भी टॉप किया है, हमने बीएचयू भी टॉप किया है। वर्मा सर को देखते हो, स्टेटस जब डालते हैं तो क्या डालते हैं? फर्स्ट रैंक इन जेएनकेवी, फर्स्ट रैंक इन आईजीकेवी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? Yes, sir. हम लोग को जब आप लोग को कोचिंग पढ़ाना होता है तो हम लोग क्या रिज्यूमे डालते हैं कि सीईटी भी निकला, आरईओ सॉरी सीईटी भी निकला, जेआरएफ भी निकला, एसआरएफ में भी रैंक लगा, जेएनकेवी में भी रैंक लगा, कहाँ कहाँ लगा है, और फर्स्ट रैंक इन आईजीकेवी, दुनिया भर की चीज डालते हैं ना, इंप्रेशन बनाने के काम आता है। तो भाई भले जाना जेआरएफ में ही है, लेकिन बाकियों में भी अच्छे स्कोर रहे, तो उस हिसाब से भाई आरईओ आरएचओ भी निकालो ना, भले छोड़ देना, एमएससी करना, पर टॉप किए रहोगे तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आपको भविष्य में बाकी एग्जाम को फाइट करने में हेल्प करेगा कि अरे यार हम तो है ही होशियार,
वो तो एक आध तो गलती कारण एग्जाम नहीं निकल पाया था। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ आप किसी भी एग्जाम में बड़े सुकून से बैठोगे। और जो बंदा टेंशन में रहता है ना, यार आज तक ना सीटी निकला, ना आरईओ निकला, ना आरएचओ निकला, ना जीआरएफ, कैसे होगा, आधा तो उसका टेंशन में पेपर बिगड़ जाता है। तो अपनी पढ़ाई दुरुस्त रखो, जहां जहां एग्जाम देने का मौका मिले हर जगह भरो, भले मत जाना। उसके जो क्वालिफिकेशन का जो लिस्ट रहेगा ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा, अरे मैं तो जबलपुर में भी टॉप किया था, मैं तो ये यूपी में भी किया था, मैं तो बिहार में भी किया था, भले मैं IARI आ गया, भले मैं IGK MSc कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ सब किया था वो। और उसके अलावा अलग अलग एग्जाम देने से क्वेश्चन का जो एक्सपीरियंस होगा, ये बहुत काम आएगा। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना, नेट 2020, नेट 2021, SRF, JRF, हर प्रकार के एग्जाम का एग्जाम्पल देते हैं, ARS तक का एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम दिए हैं तब दे पाते हैं, इसलिए आप लोग वो चीजें करिए, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये सब्जेक्ट को बिल्कुल आप फोकस में रखेंगे, Yes, ओके। ठीक, तो नेक्स्ट बैच वाले